हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल करती है। आज का टॉपिक है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा उनकी समस्याएं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो साइमन कमीशन द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा 1927 में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में इस शब्द को सूचीबद्ध किया गया। साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? तो 429 जातियां सम्मिलित थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की बात की गई है। किसने बहिष्कृत जाति पद का प्रयोग अपनी पुस्तक में अनुसूचित जाति हेतु ब्रिटिश कालीन भारत में किया? तो J.H. हंटन ने कहा था। ब्रिटिश काल में अस्पृश्य अथवा अछूतों को बहुत समय तक दलित वर्ग कहा जा रहा था। इसी नाम से भारत में दलित वर्ग संघ का निर्माण हुआ। इस नाम पर बहुत से व्यक्तियों द्वारा आपत्ति किए जाने के कारण वर्ष 1931 में असम में जनगणना आयुक्त ने बहिष्कृत जाति के नाम से संबोधित किया। हटन ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में जाति को बहिष्कृत जाति यानी बाहरी जाति के नाम से संबोधित किया। अस्पृश्य जाति के महान नेता डॉक्टर अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में इस शब्द का सर्वप्रथम समर्थन किया। यह सुझाव रखा कि अस्पृश्यों को हिंदू समाज से बाहर मानकर उन्हें पृथक रूप से मतदान का अधिकार दिया जाए। सन 1931 की जनगणना में हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया? तो बाहरी जाति नाम से संबोधित किया था। हट्टन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो बाहरी जाति शब्द का प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल है, इसका ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्य विशेष के प्रमुख से परामर्श करके एक आदेश जारी करे कि किन समूहों को राज्य के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जाति माना जाए। अतः यानी इसलिए वैधानिक दृष्टि से अनुसूचित जातियां वे समूह हैं जिनका नाम एक समय विशेष के लिए अनुसूचित जाति आदेश में उल्लेखित किया गया है। टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया? टोडा जनजाति का अध्ययन रिवर्स ने किया था। टोडा आदिम जनजाति है। रिवर्स वर्ष 1904 में भारत आए। उन्होंने नीलगिरी के क्षेत्र की टोडा जनजाति, कहा कि नीलगिरी के क्षेत्र की टोडा जनजाति का अध्ययन किया। वर्ष 1906 में टोडा पर एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया। ब्रिटिश मानव शास्त्री सेलिगमैन ने श्रीलंका के वेदा जनजाति का क्षेत्रीय अध्ययन कार्य करके अपनी पुस्तक वर्ष 1911 में प्रकाशित किया था। टोडा की श्रेणियां हैं आदिम समाज। निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है? तो बहुपति विवाह का प्रचलन टोडा में भी है, खस में भी होता है, नायरों में भी होता है, कोटा में भी होता है, पर गोंड जनजाति में नहीं होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। जिन जातियों में बहुपति विवाह का प्रचलन है उनमें उत्तरी और पूर्वी भारत की जनजातियां टोडा, कोटा, खस, केरल की टियान कोट, नीलगिरी पहाड़ की टोडा, दक्षिण भारत की नायर, मालाबार की कम्मल जनजातियां और कुर्ग की पहाड़ियों पर रहने वाली जनजातियां प्रमुख है जिनमें बहुपति विवाह पाया जाता है। भारत के जंसौर बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? इसका उत्तर है बहुपति विवाह। किस जनजाति में भारत तक बहुपति विवाह का प्रचलन है? तो टोडा जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है। प्रोफेसर रिवर्स के अध्ययन के आधार पर भारत तक बहुपति विवाह की प्रथा पाई जाती है। यहाँ तक कि यदि किसी पुरुष के विवाह के बाद उसकी किसी भाई का जन्म हो, तब इतने छोटे भाई को भी उस स्त्री का पति मान लिया जाता है। इन जनजाति में पितृत्व का निर्धारण संस्कृति रूप से होता है। पत्नी की गर्भवती होने पर कोई एक भाई पुरसुत्पीमी संस्कार पूरा करता है। इस संस्कार के अंतर्गत पत्नी का कोई एक पति
पत्नी को धनुष और बाण देकर बच्चे का सामाजिक पिता होने की घोषणा करता है। खस जनजाति में भी भारतक बहुपति विवाह पाया जाता है। सेवा विवाह का प्रचलन किस जनजाति में पाया जाता है? विरहोर में पाया जाता है। सेवा विवाह उन जनजातियों में प्रचलित है जहां विवाह के युवकों को कन्या के माता के लिए कन्या मूल चुकाना पड़ता है। अनेक युवा कन्या मूल चुकाने की स्थिति में नहीं होते, इसलिए दूसरा विकल्प यह है कि वह युवक अपने भावी ससुर के यहाँ तब तक सेवा कार्य करे जब तक इस सेवा का मूल्य कन्या मूल के बराबर ना हो जाए। यह पद्धति गोंड, विरो, बैगा तथा खस जनजाति में पाया जाता है। गोंडा, विरो, बैगा, खस जनजाति में पाया जाता है। विश्व के किस महाद्वीप में वधू मूल्य प्रथा ज़्यादा प्रचलित है? अफ्रीका में वधू मूल ज़्यादा प्रचलित है। दक्षिण अफ्रीका के घोंगा और बांटू जनजातियों में वधू मूल देने की प्रथा है, जिन्हें लाबोला कहा जाता है। विवाह से संबंधित यह प्रथा अनेक लोगों को एक दूसरे से संयुक्त करती है और वह इस रूप में कि लाबोला को एकत्र करने में केवल एक व्यक्ति के अपने ही परिवार के सदस्य नहीं बल्कि उसके निकट नाते रिश्तेदार भी सहायता देते हैं। यही लाबोला वधू के भाई के लिए या अन्य किसी निकट नातेदारों के विवाह में सहायता स्वरूप दे दिया जाता है। इस प्रकार विवाह संस्था के द्वारा दो परिवारों के सदस्य परस्पर संबंधित ही नहीं हो जाते बल्कि उनमें एक का आर्थिक सहयोग भी पनपता है। गोल गधेड़ों नामक निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भील जनजाति से संबंधित है। जनजाति समाज में शारीरिक शक्ति का महत्व अधिक होने के कारण विवाह के लिए इच्छुक नव युवक को अपनी शक्ति और साहस की परीक्षा देनी होती है। इसे परीक्षा विवाह का सबसे स्पष्ट रूप गुजराती भीलों में पाया जाता है। इस जनजाति में युवक की शक्ति की परीक्षा होली के अवसर के एक उत्सव के समय होती है, जिसे गोल गधेड़ों कहा जाता है। इस उत्सव में एक खंबे के ऊपरी सिरे पर थोड़ा सा गुड़ और एक नारियल बांध दिया जाता है। उस गांव की बहुत सी अविवाहित लड़कियां खंबे के चारों ओर घेरा बनाकर नृत्य करती हैं। लड़कियों के घेरे के बाहर अविवाहित युवक नृत्य करते हैं। इसके बाद कुछ या एक युवक लड़कियों के घेरे को तोड़कर उस खंबे पर चढ़कर गुड़ और नारियल को उतार कर लाने का प्रयत्न करता है, जबकि लड़कियां अपनी संपूर्ण शक्ति एवं प्रयास से उन्हें रोकती हैं। फिर भी यदि युवक सफल हो जाता है तो उस घेरे किसी भी लड़की से विवाह करने का अधिकार हो जाता है। थारू जनजाति में अनादर विवाह तथा नागा में हरण विवाह पाया जाता है। असम की कुकी जनजाति में परिवीक्षा विवाह पाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मुड़िया और गोंड जनजाति में प्रत्येक गांव की सीमा पर एक युवा गृह जिसे गोटुल कहा जाता है होता है, जहां गांव के सभी अविवाहित लड़के लड़कियां रात में निवास करते हैं। भोटिया जनजाति में युवा ग्रहों को रंगबंग कहा जाता है। उराव जनजाति में खट्टा के त्योहारों पर सभी स्त्रियों और पुरुषों को स्वतंत्र यौन संबंध का अवसर दिया जाता है। भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है या परीक्षण विवाह है। वह ग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तरदायित्वों का सहभागी होना। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जनजातीय समुदाय की मुख्य समस्या नहीं है? वह है महिला भ्रूण हत्या। जनजातियों में शिक्षा का अभाव है और वे अज्ञान के अंधकार में ही जी रही है। अशिक्षा के कारण वे अनेक अंधविश्वासों, कुरीतियों एवं कुसंस्कारों से घिरी हुई हैं। आदिवासी लोग आधुनिक शिक्षा के प्रति उदासीन हैं क्योंकि यह शिक्षा उनके लिए अनुत्पादक है। आर्थिक समस्या के कारण जनजातियों में गरीबी भी है। मात्रात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है। यह प्रथा केरल के नायरों द्वारा मानी जाती है। भारत की जनजातियों में मात्र सत्तात्मक परिवारों का विशुद्ध रूप केवल
असम की खासी और गौरा जनजाति में ही देखने को मिलता है। मालाबार के नायरों में ऐसे परिवारों का रूप केवल सैद्धांतिक ही रह गया है। यह व्यावहारिक रूप से पारिवारिक के अधिकतर अधिकार पुरुषों को ही हस्तांतरित हो गए हैं। केवल वंश, नाम और उत्तराधिकारी की व्यवस्था आज भी स्त्री के पक्ष में है। लिखित जनजातियों में कौन सी मातृवंशी जनजाति है? खासी जनजाति मातृवंशी है। निम्न में से कौन सा स्थानीय समूह है? यह है जनजाति। जाति एक सामाजिक समूह के अंतर्गत आता है, जबकि जनजाति स्थानीय समूह का घोतक होता है। जाति और प्रजाति का अंतर इन दोनों से कुछ ज्यादा व्यापक नहीं है। प्रजाति एक प्राणीशास्त्रीय समुदाय है। इसके सदस्यों में अनेक अपरिवर्तनीय वंशानुगत शारीरिक लक्षण होते हैं, अर्थात शारीरिक लक्षणों के आधार पर यह वर्ग अन्य से भिन्न रहता है। जबकि जाति में ऐसा कुछ न होकर जन्म आधारित व्यवसाय, नैतिक नियम, धार्मिक नियम आदि प्रमुख लक्षण हैं। भारत में लगभग कितनी जनजातियां पाई जाती हैं? 560 जनजातियां पाई जाती हैं। आयोग ने यही सही माना है, जबकि वर्तमान में जनजातियों की संख्या कुल 31 राज्य संघ शासित क्षेत्रों में 749 है, जिसमें सर्वाधिक संख्या जनजातीय उड़ीसा 62 है। आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जबकि वेरियर एल्विन ने आदिवासी बोलियों के लिए नई लिपि के विकास की बात कही थी। इन्होंने नई लिपि के विकास के लिए बात की थी। देवनागरी लिपि का समर्थन नेहरू जी द्वारा वर्ष 1962 में किया गया था। इन्होंने पूर्वोत्तर भारत के सभी आदिवासी समूहों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श दिया। एस.सी. दुबे ने निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का अध्ययन किया? कमार जनजाति का अध्ययन किया। एस.सी. दुबे श्यामचरण दुबे ने मध्य प्रदेश की स्थानांतरित कृषि करने वाली कमार जनजाति का अध्ययन कर मानव विज्ञान और समाजशास्त्री जगत में प्रवेश किया। जाति को समान संस्कृति वाले जनसमूहों के रूप में परिभाषित किया। वो है क्रोबर। अल्फ्रेड लुई क्रोबर एक अमेरिकी सांस्कृतिक नर विज्ञानी थे। उन्होंने जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूहों के रूप में परिभाषित किया है। इनमें से किसने भारत में जनजाति विकास के लिए राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव किसने दिया? तो वेरियर एल्विन ने दिया था। वेरियर एल्विन ने मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति का अध्ययन किया। उन्होंने मंडला जिले की बैगा जनजातियों के बीच 6 वर्ष तक रहकर अपनी पहली मोनोग्राफी वर्ष 1939 में बैगा नाम से प्रकाशित कराया। उन्होंने राष्ट्रीय पार्क भूमि सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने जनजातियों के उत्थान के लिए सरकार को एक राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का सुझाव दिया। निम्नांकित में किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित व्यवस्था की वकालत की? वेरियर एल्विन। वह ने जनजाति समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना की, वो भी वेरियर एल्विन। निम्न में से किसने जनजातियों की समस्याओं के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना की? तो वेरियर एल्विन ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है क्योंकि ये बहुत बार आता है। ने भारतीय जनजातियों को क्या कहा है? घुरिये ने भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। उन्होंने ऐतिहासिक प्रमाण देकर यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि अधिकांश जनजातियां हिंदू धर्म को मानती हैं, इसलिए वे हिंदू समाज का ही एक अंग हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।